गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टीचिंग एड से रिलेटेड है, जो हम अभी तक कंटिन्यू चला रहे हैं टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज को। तो उसी टॉपिक को मैं अभी लेकर के आई हूँ आपके यूजेस, इम्पोर्टेंस और सिलेक्शन के ऊपर। कि आपको जब भी ये लेसन प्लानिंग जब आप बनाते हैं तब आप ध्यान रखें, चाहे आप 20 बना रहे हैं, 40 बना रहे हैं या फिर फाइनल लेसन ही क्यों ना दे रहे हैं, या कभी भी भविष्य में जब आप अपनी कक्षा में पढ़ाने के लिए जाएंगे बच्चों को ले करके, तब आपके लिए जो चीज़ें यूज़फुल है उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं टीचिंग एड्स को काम में लेना ही पड़ता है। तो आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं टीचिंग एड्स के बारे में जो हमें टीचिंग करने में मदद करते हैं, यानी कि हमें अपने टॉपिक को एक अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करने में जो मदद करता है वो होते हैं टीचिंग एड्स या लर्निंग रिसोर्सेज। इनका सिलेक्शन कैसे किया जाए, सबसे पहले बात हम ये करते हैं। तो इनका सिलेक्शन करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है वो ये है कि पहली बात कि जब आप सिलेक्शन करने जा रहे हैं किसी भी टीचिंग ऐड का, तो सबसे पहले आप अपने प्रकरण को देखिए, आप अपने टॉपिक को देखिए कि मेरे टॉपिक में उस टीचिंग ऐड की, चाहे वो श्रव्य दृश्य सामग्री हो, दृश्य सामग्री हो या फिर श्रव्य सामग्री ही क्यों ना हो, इन तीनों चीज़ों को अलग अलग रूप में आपको देखना है कि कहाँ पर मेरे टॉपिक के अनुसार वो टीचिंग ऐड काम का है या नहीं है। अगर आपके लिए वो टीचिंग एड काम का नहीं है तो उसे कक्षा को बोझिल करने के लिए इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो हमारे लिए फिर पूरा जो कक्षा का जो समय होगा, जो हमारे टॉपिक का प्रकरण का जो समय होगा, हमारे लिए एक बोझ बनकर रह जाएगा। क्योंकि हम उसको एक खींच करके ही टीचिंग एड को लेकर के जा सकते हैं। खींचने का मतलब ये नहीं कि हम उसको पकड़ के खींच रहे हो, नहीं। खींचने का मतलब है कि अगर मुझे उस चीज़ को समझाने में, टॉपिक को समझाने में उसकी आवश्यकता ही महसूस नहीं हो रही है और मैं जानबूझ करके उसको ज़बरदस्ती उसको उसमें ठूस रही हूँ, तो वो टॉपिक कंप्लीट करना मेरे लिए एक बोझ बन जाएगा और बच्चों के लिए भी बोझ बन जाएगा, क्योंकि बच्चा उसको एक बर्डन के रूप में समझने की कोशिश करेगा। ज़बरदस्ती नहीं करनी है। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, चाहे वो श्रव्य हो, अगर दृश्य श्रव्य की ज़रूरत है तो भी आप कक्ष में ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण या फिर ऐसी व्यवस्थाएं बिठाएं ताकि अपने मटेरियल को आप अच्छी तरीके से प्रस्तुत कर सकें। तीसरी बात कि आप तभी यूज़ करें जब आपको लगता है कि ये टॉपिक या फिर जो प्रकरण मैं पूरा करने वाली हूँ, तो ये टीचिंग ऐड जो है वो इसलिए ले जाना ज़रूरी है कि मेरा जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा चीज़ बड़ी है, यानी कि ऐसी चीज़ समझाने जा रही हूँ, ऐसी टॉपिक के बारे में समझाने जा रही हूँ। लेकिन अगर मैं फिज़िक्स की बात करूँ, जैसे कि अगर कोई मोटर है, तो अगर मैं मोटर को बच्चों को ले जा कर के दिखा रही हूँ, तो अब मैं कहीं पर भी मोटर काम कर रही है वहाँ बच्चों को नहीं लेके जा सकती हूँ, तो उस चीज़ को मैं कक्ष में ला करके दिखा सकती हूँ। तो तभी आप काम में ले जब वो चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी हो, जैसे हवाई जहाज़ हो गया, तो हम उसको उसका वहाँ पर बच्चों को ले जाकर नहीं दिखा सकते, कक्ष में हवाई जहाज़ नहीं ला सकते, लेकिन हम उसका मॉडल हम उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके पिक्चर्स, उसके फ़ोटोग्राफ्स, या फिर यूँ कहूँ कि हम उसके वीडियोज़ भी दिखा सकते हैं, या फिर हम उसकी ट्रांसपेरेंसीज या स्लाइड्स तैयार करके बच्चों को प्रोजेक्ट के द्वारा दिखा सकते हैं। तो तभी आपको यूज़ करना है जब चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी हो, और तभी यूज़ करना है जब आप उसको चीज़ को बहुत छोटी और आप उसको सरलतापूर्वक कक्ष में दिखा सकते हैं अपनी टीचिंग एड्स के द्वारा। तब यूज़ करें जब बहुत छोटी है। फॉर द एग्ज़ाम्पल आपका जो बैक्टीरिया होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या फिर फिज़िक्स की बात करें, बहुत छोटा अगर एटम है, मॉलिक्यूल्स है, एलिमेंट्स है, काम कैसे कर रहे हैं, तो आप उनको टीचिंग एड्स को काम में ले। जब चीज़ बहुत ज़्यादा छोटी है तो बच्चों को सरलता से दिख जाएगी, अपने हाथ में लेकर के भी बच्चों को दिखाई जा सकती है, तभी आप यूज़ करें। एक आप तब यूज़ करें जब मैं पॉइंट्स लिखती हूँ, नहीं तो आपके दिमाग से स्लिप हो जाएगा। एक तभी यूज़ करें जब बहुत बड़ी हो और आप बच्चों को लेके जा नहीं सकते दिखाने के लिए। एक जब वो बहुत छोटी है, आप इसमें अपना ले सकते हैं कोई भी मोटर, जहाज, हवाई जहाज, वो भी ले सकते हैं आप। इंजन जो है वर्क कैसे करता है वो आप ले सकते हैं। बहुत छोटी है, मीन्स परमाणु जो होता है बहुत छोटा होता है, और जो बैक्टीरिया है बहुत छोटा होता है, वो आप ले जा कर के दिखा सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बहुत छोटी छोटी चीज़ें हम माइक्रोस्कोप में दिखा सकते हैं, या उनका बहुत शानदार ट्रांसपेरेंसीज तैयार करके दिखा सकते हैं। मूवी जो चलचित्र जो होते हैं वो दिखा सकते हैं। तो अच्छी चीज़ है। परमाणु वर्क कैसे करता है, एक दूसरे के साथ जुड़ते कैसे हैं, अणु जो होते हैं वो क्या होता है, तो सब आप इसमें टीचिंग एड्स के द्वारा दिखा सकते हैं। सब आपका टॉपिक भी बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग रहेगा। एक आप तब दिखाइए जब आप किसी की गति को दिखा रहे हैं कि वो कैसे मूव करता है, आपको उसका मोशन शो करना है, आपको कोई फोर्स बताना है, या फ्रिक्शन वर्क कैसे कर रहा है, कहाँ कहाँ पर काम कर रहा है,
ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आप बोल करके बताएंगे तो बच्चे को ये सारे टॉपिक्स इतना इजीली समझ में नहीं आएगा जितना कि वो उस चीज़ को पिक्चराइज करा हुआ देखेगा, तब उसको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो ऐसी ऐसी चीज़ें टॉपिक्स हैं जो आप किताबों में या फिर बोल करके नहीं बता सकते। एक रटन प्रवृत्ति अगर आप उनमें डेवलप नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि आपका टॉपिक जो होगा बच्चे के दिमाग में स्थायी हो, रुचिकर हो और आकर्षक हो और वो बहुत अच्छी तरीके से उसको समझ सकें, तब आप उनको यूज़ करें गति दिखाने के लिए। एक जब आप किसी का मेथड या किसी का प्रोसेस या यूँ कहूँ कि किसी की प्रक्रिया अगर आपको उसमें शो करनी है, तब भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं प्रक्रिया के रूप में, प्रोसेस के रूप में आप बहुत अच्छी तरीके से बच्चों को शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। एक ये तो हो गए आपका सिलेक्शन। आप तभी सिलेक्शन करें जब आपको लगे कि मेरे टॉपिक के अनुसार है, क्योंकि टीचर को सिलेक्शन करने वक्त ये बात ध्यान में रखनी चाहिए फिज़िक्स के टीचर को कि वो चीज़ जो भी कुछ है, फिज़िक्स के टीचर हो चाहे कोई भी टीचर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके दिमाग में ये बात टीचर के बैठनी चाहिए कि टीचिंग एड जो होते हैं वो हमारे लिए सहायक है। मतलब मेरे लिए वो एक ऑप्शन के रूप में काम में नहीं लेना है, मुझे वो चीज़ सहायक है या मेरे लिए ज़रूरी है या मेरी मदद कर सकता है, तभी हम उसको यूज़ करें। एक सहायक सामग्री के रूप में हम उसे एक ऑप्शन बना करके ना यूज़ करें, ये हमारे लिए ज़रूरी होता है। एक ये मैंने आपके सामने रखा है इनके जो इम्पोर्टेंस है, जो यूजेस हैं। तो हम जो यूज़ कर रहे हैं टीचिंग एड्स को या सहायक सामग्रियों को, वो हम उपयोग जो है इस प्रकार से लें कि पाठ का विकास हो उसका। कोई भी टॉपिक हमें बोझिल करने के लिए यूज़ नहीं करना है, हमें पाठ के विकास के लिए काम में लेना है। क्योंकि आपको देखो एक आर एस शर्मा थे, आर एस शर्मा ने कहा था कि जो सहायक सामग्रियाँ होती है, जो टीचिंग एड्स होते हैं, वो 3 चीज़ों में उपयोग करनी चाहिए। यूज़र जो है वो 3 जगह करते हैं हम कभी भी अपनी टीचिंग के अंदर, क्योंकि टीचिंग 3 हिस्सों में बाँटी गई है। आप जब लेसन्स बनाते हैं तब आपको पता होगा कि पहली होती है आपकी प्रस्तावना, द इंट्रोडक्शन। सेकंड होता है आपकी प्रस्तुतिकरण, मीन्स आपकी प्रेजेंटेशन। तीसरी चीज़ होती है पुनरावृत्ति यानी कि रेपिटेशन। रिपीटेशन जो होता है हम कब कर रहे हैं, जब हम कोई चीज़ के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, गृह कार्य के लिए दे रहे हैं, या फिर हम बीच बीच में जो बोध प्रश्न कर रहे हैं, या किसी चीज़ को हम वापस रिविजन के रूप में उनको समझा रहे हैं, तो वो पुनरावृत्ति कहलाती है। तो 3 जगह आपको यूज़ करना होता है, तो आप सोच समझ कर उन 3 जगह पर उसको काम में लें। प्रस्तावना में आपको अच्छे से पता है कि हम टीचिंग एड्स क्यों काम में लेंगे, कि हम ये जानना चाहते हैं कि बच्चे का मूल्यांकन कितना हुआ है, मतलब बच्चा उसके बारे में कितना जानता है। तो प्रस्तावना में टीचिंग एड्स को यूज़ करने का सबसे इम्पोर्टेंट मोटिव जो है वो क्या है कि बालक का मूल्यांकन किया जा सके। सेकेंड जो होता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हम तभी काम में लेते हैं जब मुझे मेरे प्रकरण की ओर बढ़ना है, पाठ का विकास जब करना होता है तब हम यूज़ करेंगे। और तीसरा जो होता है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति में सहायक सामग्री तभी काम में ली जाती है जब हम पाठ को सरल और अच्छा बनाना चाहते हैं, स्थायी करना चाहते हैं, ताकि हमें पता चले कि बालक के दिमाग में हमने जितनी भी चीज़ें समझाई है पाठ के विकास के लिए, हम आगे जब बढ़े हैं, हमारी प्रस्तुति में बालक ने उस चीज़ को कितना अपने बुद्धि में बिठाया है, उसको कितना समझ में आया है, उसके लिए हम पुनरावृत्ति में उसको काम में लेते हैं, ताकि हम सहायक सामग्री यूज़ करने का जो हमारा उद्देश्य था वो पूर्ण हुआ है या नहीं हुआ है, ये चेक करने के लिए करते हैं। तो हमें ये चेक करना ज़रूरी भी है। तो हम क्या करना चाहते हैं प्रस्तुतिकरण में कि जब पुनरावृत्ति में, तो जो सहायक सामग्री मैंने समझाई है उससे संबंधित आप बालकों को प्रश्न पूछें, ताकि बालक उस सहायक सामग्री से जुड़ सके। अगर उसके लिए वो रुचिकर नहीं रही है तो आपका जो प्रश्न पूछने की जो प्रक्रिया होगी वो उसको उसके साथ जोड़ करके रखेगी, जोड़ना शुरू कर देगी, तब आपका जो पाठ होगा वो सरल होना शुरू हो जाएगा। तो पाठ को सरल और सहज करने के लिए आप पुनरावृत्ति प्रश्न सहायक सामग्री से संबंधित पूछें। इस तरह अनुसार होना चाहिए, इस तरह अनुसार मतलब टीचर को इस बात का ज्ञान होना चाहिए, तभी वो उसका यूज़ करे। जब उसको पता हो कि बालक का स्तर क्या है, उसकी एज क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, तभी वो उसको काम में अच्छे से लेगा, एक जिज्ञासु के रूप में उसको वो देखेगा। आवश्यकता हो तभी यूज़ करें, टॉपिक को देखें, प्रकरण को देखें, तब जाकर उसका इस्तेमाल किया जाए। एक उसकी विविधता होनी चाहिए, मतलब विविधता का मतलब है कि उसमें हमें चेंजेस लाने हैं। एक ही एक सहायक सामग्री अगर आप लेते जाएंगे, यूज़ करते जाएंगे, तो बच्चा उसके लिए बोरियत महसूस करेगा, एक बोझिल महसूस करेगा। तो हमें क्या करना है, उसमें एक डाइवर्सिटी लानी है, हमें उसमें विविधताएं लानी है, उसको रुचिकर बनाना है, उसको आकर्षक बनाना है, ताकि बच्चे के अंदर सृजनशीलता का
उद्भव हो, बच्चा सृजनशील बने, उसके अंदर क्रिएटिविटी जागे, तभी वो उस चीज़ की तरफ देखेगा, उसकी योग्यता बढ़ेगी, वो उसको बनाना सीखेगा। आप सहायक सामग्री को बच्चों को बनाने के लिए भी घर पर दे सकते हैं। और सहायक सामग्री यूज़ करने के बाद में आपको कुछ सावधानियां यूज़ करने के दौरान भी रखनी चाहिए कि जब मैं उसको यूज़ कर रही हूँ तो बालकों के सामने वो चीज़ इस तरीके से रखी जानी चाहिए ताकि बच्चे को, सब बच्चे क्लास में जितने भी हैं, उनकी नज़र उस पर पड़नी चाहिए, उस पर रोशनी प्रॉपर हो, पूरी व्यवस्था कक्षा में हो, पूरा वातावरण इस प्रकार का हो। जैसे कि आज हम प्रोजेक्टर यूज़ कर रहे हैं और प्रोजेक्टर यूज़ करते वक्त अगर कहीं ज़्यादा रोशनी आ रही है या बालकों तक वो चीज़ पहुंच नहीं पा रही है तो हम उसको अच्छी तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो और आपकी ट्रांसपेरेंसी जो हो वो ऑलरेडी रेडी हो, आपकी सहायक सामग्री इस प्रकार की हो कि आकर्षक हो और बच्चा उस पर रुचि करके देखे और जिज्ञासा उत्पन्न हो उसके अंदर। एक आपके टॉपिक से संबंधित ही होनी चाहिए, इधर उधर का अगर ज्ञान उसमें होगा तो वो आपको पता है बच्चे का ध्यान भी इधर उधर बढ़ जाएगा। और जो आपने यूज़ कर ली है उसके बाद में आप उसको जैसे ही यूज़ कर लिए उसके बाद में उसको ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर बालक का ध्यान बार बार ना जाए। बालक का ध्यान बार बार जाने से कारण क्या होता है कि उसका ध्यान उस साइड में रहेगा तो आपका जो टॉपिक है वो आप कंप्लीटली उसके दिमाग में नहीं बिठा पाएंगे और आपकी प्रेजेंटेशन में भी बाधा आएगी, बालक को भी समझने में समस्या होगी। आपने यूज़ कर लिया, आप उसको साइड में रख दीजिए। एक जब आपका सिर्फ दिखाने वाली कोई चीज़ है तो आप उसको शामपट से या वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड जो भी है उसके साइड में टंगाएं और इस तरीके से टंगाएं कि वो बार बार हवा से हिले नहीं, कोई भी आपके समझाने में, प्रेजेंटेशन में या बालकों के दिखने में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। तो व्यवस्थाएं भी आपको सारी पहले से बिठानी पड़ेगी। एक जब आप अपना टीचिंग मटेरियल क्लास में लेकर जा रहे हैं तो उससे पहले आप उसका अभ्यास कर लें, आप उसको पहले चेक कर लें कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है। अभ्यास का मतलब है कि आपको वो प्रेजेंटेशन उससे रिलेटेड अपने आप को उससे जोड़ करके आपको चलना है ताकि बालक उसको एक टेक्स्ट बुक, आपकी भाषा और टीचिंग ऐड दोनों को जोड़ करके, तीनों को जोड़ करके समझने की कोशिश करता है। तो वो बेहद ज़रूरी है कि आप पहले उसका अभ्यास करें, उसके बाद ही आप कक्षा कक्ष में अपना सामान लेकर के उतरें। अगर कुछ रोलिंग जैसा है तो आप उसको तैयार करके रखें। रोल करने के लिए भी व्यवस्था पूरी होनी चाहिए, उसको लगाने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। और आप जो चीज़ें लेकर गए हैं जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान है जो आप वहाँ पर यूज़ करना चाहते हैं तो वहाँ पर प्लग की व्यवस्था हो, इलेक्ट्रिक करंट वहाँ पर हो, इन सारी चीज़ों की हमें चीज़ें देखनी पड़ती है क्योंकि फ़िज़िक्स में जो ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो हमारे इलेक्ट्रिक करंट पर ही डिपेंड करती है। तो करंट का जो सर्किट है वो कंप्लीट हो, कोई भी शॉर्ट सर्किट ना हो, ओवरलोडिंग ना हो, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी बेहद ज़रूरी है। जब आप टॉपिक समझा सकते हैं मोटर के बारे में, इंजन के बारे में, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, इलेक्ट्रोमीटर के बारे में, इलेक्ट्रिक डायल के बारे में, तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप बच्चा आपके सामने बहुत अच्छी तरीके से कक्षा कक्ष में सहायक सामग्रियों के द्वारा समझ सकता है। आज हमने यूज़, इम्पोर्टेंट, सिलेक्शन और प्रिकॉशन, सावधानियों पर ध्यान दिया है। इनको आप अपनी कॉपी में उतारें और इनसे संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कि इसके टीचिंग एड्स के फ़िज़िक्स में यानी कि फ़िज़िक्स भौतिकी शिक्षण में क्या उपयोग है या फिर क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या इम्पोर्टेंस है, हम सिलेक्शन इसका कैसे करें, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। यही सारी चीज़ें हैं जो आपको लिखनी होती है। बस नंबर का ध्यान रखें, मार्किंग अगर 2 नंबर की है तो उतना लिखें, 8 नंबर का है तो उतना लिखना है। हैव अ नाइस डे।